थोड़ा सा रास्ता वेल आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द आइडिया अबाउट एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। सो हम देखते हैं कि हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और क्या इसका मेथड होगा। पहली बात ये है, इससे पुराने टॉपिक में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम जनरली पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते होते हैं। कोई बता सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh पोटेंशियल एनर्जी कैन बी फाउंड यूजिंग द फॉर्मूला mgh। लेकिन ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो बहुत सिलेक्टेड केसेस में अप्लाई होता है, हर जगह आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे बड़ी लिमिटेशन इसकी ये है कि अगर वैल्यू ऑफ g ऑलमोस्ट कांस्टेंट है फिर तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर वैल्यू ऑफ g कांस्टेंट ना हो तो फिर वहां पे ये अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो हम सरफेस ऑफ अर्थ से लिफ्ट करके लेके जाना चाहते हैं किसी बहुत ज्यादा हाइट पे, जहां पे हमारे पास वैल्यू ऑफ g कांस्टेंट नहीं रहती। आप लोगों ने 9th वाले टॉपिक्स में पढ़ा था कि जैसे जैसे हम सरफेस ऑफ अर्थ से दूर जाते जाते वैल्यू ऑफ g डिक्रीज होती है। yes sir लेट्स से सरफेस ऑफ अर्थ पे वैल्यू है 9.81, तो जब आप रेडियस के डबल पॉइंट पे चले जाएंगे वहां वैल्यू ऑलमोस्ट 4 टाइम्स कम होके 2.4 के आसपास रह जाएगी। तो इसका मतलब है इतनी ज्यादा हाइट पे जाने से वैल्यू ऑफ g आपकी कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो यहाँ पे हम mgh अप्लाई नहीं कर सकते। उससे बचने के लिए हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है, लेट्स से अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो रिंग मैंने बनाया हुआ है दैट इज रिप्रेजेंटिंग अर्थ, तो जो मास ऑफ अर्थ है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय m विद अ सबस्क्रिप्ट ऑफ e। सेंटर से लेके सरफेस ऑफ अर्थ तक का जो फासला है यहाँ से यहाँ तक, लाइक ये वाला फासला, इसको हम नाम देते होते हैं रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर हो गया? yes sir अब एक ऑब्जेक्ट को मैं लिफ्ट करना चाहता हूं इस पॉइंट से। लेट्स से हमारे पास ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसका मास हमें पता हो, लेट्स से दैट इज m। जैसे हम कहते हैं उस्मान यहाँ पे जमीन से कोई 2 4 5 6 मीटर की हाइट पे मौजूद है और इसका सेंटर से जो फासला है अब वो r के बराबर नहीं है क्योंकि हमने जमीन से स्लाइडली इसको कहीं ऊपर रखा हुआ है। तो इसका मतलब है सेंटर से लेके यहाँ तक जो फासला होगा उसको हम कोई नया नाम दे देते हैं, लेट्स से r1। तो यहाँ से मतलब इसका स्केल यहाँ 11 बना लूं तो उसके मुताबिक उस्मान से लेके जमीन के सेंटर तक का जो फासला होगा उसका नाम हमने क्या रख लिया? r1। फर्ज किया मैं स्मॉल पोर्शन में इसको डिस्प्लेस करके यहाँ से यहाँ तक ले आता हूँ। अब फासला चेंज हुआ कि नहीं हुआ? न्यू डिस्टेंस जो सेंटर ऑफ अर्थ से बनेगा वो कितना बन जाएगा? r2। अब इसका मतलब ये हुआ हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट को यहाँ तक लिफ्ट किया, तो दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो गैप आएगा ये वाला उसको हम कहते हैं डेल्टा r, और डेल्टा r इस डायग्राम के मुताबिक r2 माइनस r1 के बराबर है। क्लियर हो गया? yes sir अब इसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से R2 तक लेके आए, फिर R3 तक, 4 5 6 7 8 9 10 जाते जाएं, कहां तक लेके जाएंगे आप लोग? Rn तक लेके जाएंगे। अगर हमने R1 से लेके R2 तक वर्क डन फाइंड कर लिया, हम उसी मेथड के साथ सारे वर्क डन फाइंड कर सकते हैं और आखिर में क्या करेंगे, वो सारे के सारे इंडिविजुअल वर्क डन को हम ऐड करेंगे, वो हमें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन मिलेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि R1 से लेके R12 तक जो हमारा वर्क डन आएगा वो बनेगा डेल्टा W1। इसी तरह से आप बताइए R2 से R3 तक वर्क डन कितना होना चाहिए? डेल्टा W2। R3 से R4 तक डेल्टा W3। जाते जाएं, लास्ट वर्क डन क्या होगा? डेल्टा WN। सो मेरा जो टोटल वर्क डन होगा
जो कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होना है। W total can be found using the formula like delta W1 like first work done, फिर delta W2 second work done, फिर इसी तरह से थर्ड वर्क डन, फिर 4 5 6 7 8 अप टू डेल्टा WN। अब हमारा काम क्या है, हमने हर वर्क डन को इंडिविजुअली सॉल्व करना है। जब इंडिविजुअली सॉल्व कर लेंगे तो एट द एंड हमारे पास सबको सम किया वो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखना चाहते हैं हमारा डेल्टा W1 कैसे फाइंड होगा, क्योंकि हमारे पास ग्रेविटेशन फील्ड मौजूद है। फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वर्क का फार्मूला था F.S। फोर्स इधर कौन सी इन्वॉल्व है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। और इसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। Gm1 कौन सा वाला है हमारे पास, मास ऑफ अर्थ, m2 कौन सा वाला ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, लाइक m क्या है, डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। r नॉर्मली हम लोग r एवरेज का स्क्वायर देंगे, ये मैं जरा इस पे बात करूंगा कि ये कैसे आएगा। फिर एक और बात ये है, जब हम लोग टुवर्ड द अर्थ आ रहे होते हैं हमारा वर्क डन पॉजिटिव होता है, जब हम अगेंस्ट द फील्ड जाते हैं वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। वजह क्या होती है, हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, ग्रेविटेशन पुल डाउनवर्ड है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री का, cos ऑफ 180 -1 होता है, वर्क डन नेगेटिव होगा। लेकिन उस माइनस साइन को सारी इक्वेशन में साथ लेके चलने से बेहतर है जो आखिरी आंसर आएगा हम उसको माइनस लिख लेंगे, ताकि हर इक्वेशन में बार-बार हमें माइनस चेंज ना करना पड़े। तो सबसे पहले देखते हैं डेल्टा W1 हमारे पास कैसे बनेगा। डेल्टा W1 का फार्मूला हो जाएगा F डॉट डेल्टा S कैसे। लेट्स फोर्स के बारे में आपने कहा ये क्या है, Gm1, लाइक M1 कौन सा वाला है हमारे पास, मास ऑफ अर्थ। M2 कौन सा वाला था, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है, r एवरेज लेंगे, r एवरेज तब लेंगे हमने इस r को भी लेना है और इसको भी लेना है। तो उसके बाद डेल्टा s की जगह आपने लिखा इधर डेल्टा r, मतलब r1 से लेके r2 तक। तो उसके बाद थीटा कितना था, cos ऑफ 180 डिग्री। cos 180 डिग्री इस वजह से है हम ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट अर्थ लेके जा रहे हैं, ग्रेविटी एक्ट कर रही है टुवर्ड्स अर्थ, दोनों के दरमियान एंगल 180 डिग्री है, cos 180 will become equal to -1। अब देखें ये रिजल्ट बनेगा आपके पास G mass of earth mass of object divided by r average का स्क्वायर। डेल्टा r का मतलब है r2 minus r1, cos of 180 का मतलब है -1। और इस माइनस के बारे में मैंने कह दिया, मेरे हर रिजल्ट में ये -1 आएगा, मैं इसको साथ लेके नहीं चलता, मैं सिर्फ आखिरी आंसर में इसको ऐड अप कर लूंगा। ऐसे ही हुआ। तो यहां से जब आप इसकी वैल्यू लिखते हैं ये कुछ ऐसे बनेगा, GME लाइक मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब r एवरेज का स्क्वायर कैसे लेंगे। अब देखिए यहां पे प्रॉब्लम ये है, इनिशियली ऑब्जेक्ट यहां पे था r1 पे, यहां से मूव करके कहां पे चला गया, r2 पे। वैसे एवरेज मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लॉजिकली इसको समझना बड़ा आसान है। अगर हम r1 का स्क्वायर लेंगे तो वैल्यू बहुत स्मॉल आएगी, r2 का स्क्वायर लेंगे वैल्यू बहुत लार्ज हो जाएगी, हमें इन बिटवीन वैल्यू चाहिए। तो उसका सबसे बेस्ट मेथड ये है, हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब r स्क्वायर का मतलब है r मल्टीप्लाई बाय r, एक जगह हम r1 को ले लेते हैं, एक जगह r2 ले लेते हैं। तो इसका मतलब है यहां से हम लिख सकते हैं कि r एवरेज का स्क्वायर जो होता है that can be written as r1 multiplied by r2। तो ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। क्लियर हो गया। यहां अगर मैं वैल्यू पुट करूं, माइनस साइन हम सबसे आखिर में लिखेंगे, सो मेरा वर्क डन डेल्टा W1
ये बना GME इंटू M, फिर R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R एवरेज का स्क्वायर क्या लिखा हमने, R1 मल्टीप्लाई बाय R2 लिख दिया। अब यहाँ पे इसमें दोनों के डिनोमिनेटर को अलग-अलग लिखें, मतलब इस वैल्यू को R2 को भी इसके साथ अलग लिखें, इसको भी इसके साथ अलग लिखें। तो ये क्या बनेगा आपके पास, यहाँ से फर्दर इसे लिखा जा सकता है डेल्टा W1 इज इक्वल टू GMEM इनटू, यहाँ पे R2 के साथ भी डिनोमिनेटर को अलग लिख दिया और R1 के साथ भी 11 लिख दिया, लाइक R1 R2 को दोनों के साथ सेपरेटली डिवाइड किया। अब क्या होगा बताएं जरा, शाबाश। R2 cancels out with R2, R1 cancels out with R1, so delta W1 will become equal to GMEM into 1 by R1 minus 1 by R2। ये आपका एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया है जो डेल्टा W1 के लिए बना। अब आपकी इक्वेशन 1 की लेट्स से मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं। क्लियर हो गया? इशू ये था, मैंने ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया था पॉइंट R1 से और कहां तक लेके चला गया था, पॉइंट R2 तक। तो हमारे पास रिजल्ट ये बना। फर्ज किया मैं पॉइंट को, इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट 2 से लिफ्ट करके पॉइंट 3 तक लेके जाता, तो ये रिजल्ट क्या आना चाहिए था, इसमें तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए ना, GMEM सेम रहेगा। जिधर से स्टार्ट लेते हैं उसको पहले लिखा, जिधर हम पहुंच गए उसको बाद में लिखा। तो इसका मतलब है अगर आप डेल्टा W2 लिखना चाहें तो क्या चेंजेस आएंगे इक्वेशन में, इसी तरह से, मतलब अगर आप कैलकुलेट करना चाहें सेम मेथड यूज होगा। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, बताएं जरा शाबाश। GMEM उसी तरह से रहेगा, इधर क्या आ जाएगा 1 by R2 minus 1 by R3। अच्छा जल्दी से बता दें, अगर डेल्टा W3 लिखना पड़े वो क्या लिखेंगे, रहेगा ये वाला GMEM 1 by R3 minus 1 by R2। इसी तरह से R4 minus 5, 5 minus 6। तो जरा पहले मैं डेल्टा W2 लिखता हूँ। डेल्टा W2 can be written as GMEM into 1 by R2 minus 1 by R3। Then delta W3 कितना आएगा, GMEM 1 by R3 minus 1 by R4। अच्छा इसी तरह से जाते जाएं, लास्ट वैल्यू आपकी क्या आएगी, डेल्टा WN। GMEM सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आया। चेंज किसमें आएगा, लास्ट वैल्यू हम कहां तक पहुंच चुके हैं, 1 by RN तक। तो सेकंड लास्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 by RN minus 1। मतलब अगर ये R 100 हुआ तो ये 99 होगा, अगर ये 1000 हुआ ये 999 होगा, अगर ये 50 हुआ ये 49 होगा। तो एक वैल्यू पहले आ, ये आपकी इक्वेशन 2 है, ये आपके पास इक्वेशन 3 है, ये 4 अब so on जाते जाएं, ये आपकी इक्वेशन n। अब आपने करना क्या है, इन सारे रिजल्ट्स को उठा के कहां पे पुट करना है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन लाइक इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या बनता है देखते हैं जरा। यहां से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह से बनेगा। तो पुटिंग इक्वेशन नंबर, कौन कौन सी इक्वेशन पुट कर रहे हैं बताएं जरा, 2 3 4 5 अप टू n। कौन सी इक्वेशन में पुट करना है इनको, इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा देखिएगा जरा, यहां से मैं लिखना चाह रहा हूं W टोटल, ठीक है, क्या बनेगा, डेल्टा W1 की जगह आपने क्या लिखा था बताएं जरा, GMEM
1 by R1 minus 1 by R2। सेकंड वर्क डन बताइए क्या आया था? GMEM 1 by R2 minus 1 by R3। फिर GMEM 1 by R3 minus 1 by R4। अब टू सो ऑन जाते जाएं। लास्ट वर्क डन क्या आया था? GMEM 1 by Rn minus 1 minus 1 by Rn। ये आ गया। अब डिफरेंट फैक्टर्स आपके पास सारे मौजूद हैं। आप क्या करेंगे? तमाम में जो चीज कॉमन है उसको अलग कर लें, बाकी फैक्टर्स को कंबाइन करने की कोशिश करें। तो इन सब में कॉमन क्या चीज लिखी हुई है? यहाँ भी है, यहाँ भी और इधर सारी जगह। तो जो कॉमन फैक्टर है आपने कॉमन लिया, GMEM into 1 by R1 minus 1 by R2, इसमें से बच गया था, प्लस यहाँ पे क्या बचा था? 1 by R2 minus 1 minus 1 by R3। इधर क्या बच गया था? प्लस 1 by R3 minus 1 by R4। जाते जाएं लास्ट रिजल्ट क्या आएगा? 1 by 1 by Rn minus 1 minus 1 by Rn। कोई बता सकता है सेकंड लास्ट रिजल्ट क्या आएगा? जो वैल्यू प्लस के साथ लिखी होती है लाजमी तौर पे उससे पिछली वैल्यू क्या होती है? माइनस के साथ। तो अगर ये प्लस में लिखा हुआ है तो ये माइनस के साथ इधर क्या होना चाहिए था? Rn minus 1। और जो माइनस के साथ लिखा होता है लाजमी तौर पे उसके बाद क्या होता है? वही रिजल्ट प्लस के साथ होता है। तो इसका मतलब है इधर क्या होगा? लाइक प्लस 1 by R4। ये माइनस में है, ये प्लस में आ जाए। अब इन तमाम वैल्यूज को देखें। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो मैंने लिखा हुआ है माइनस 1 by R2 वो प्लस 1 by R2 से ऐड होगा, क्या हो गया? 0। माइनस 1 by R3 कट गया प्लस 1 by R3 से, माइनस 1 by R4 प्लस 1 by R4 से। कटते जाएं, कहां तक कटेगा? सिर्फ फर्स्ट रिजल्ट बचेगा और लास्ट रिजल्ट। ठीक है, तो अब आपका रिजल्ट क्या बना? GMEM 1 by R1 minus 1 by Rn। ऐसे ही है। अब आप इस ऑब्जेक्ट को यहां से लिफ्ट करके लेके जा रहे थे ऊपर, इतना ऊपर चले गए कि जमीन के ग्रेविटेशन पुल से भी बाहर चले गए आप। तो जब जमीन के ग्रेविटेशन पुल से बाहर चले गए, इतना दूर चले गए, आपका Rn अप्रोच किधर कर जाएगा? इंफिनिटी को। ऐसे ही है। तो यहां से मैं लेट करता हूं, लेट अगर आपका Rn अप्रोच कर जाए इंफिनिटी को, मतलब इतना दूर चले गए हैं जहां पे ग्रेविटेशन फील्ड खत्म हो गया, तो अब Rn इंफिनिटी हो गया, तो 1 by Rn कितना होगा? 1 by Rn will become equal to 1 by infinity। और 1 by infinity क्या होता है? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसे बनेगा कि W total will become equal to GMEM अपनी जगह पे into 1 by R1 minus 0। अब R1 हमने वो पॉइंट लिया था जो सरफेस ऑफ अर्थ से किसी खास डिस्टेंस पे था। अब हम कहीं से भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करके ले जा सकते हैं, सरफेस ऑफ अर्थ से भी ले जा सकते हैं, किसी हाइट से भी। तो अब हमें R1 लिखने की जरूरत नहीं है, हम लेट करते हैं कि R1 को हमने नाम दे दिया किसका? R का, मतलब R की कोई वैल्यू भी हो सकती है। तो इस वैल्यू के मुताबिक आपका W टोटल किसके बराबर बनेगा? GMEM डिवाइडेड बाय R। मतलब मेरे पास जो टोटल वर्क डन आया वो कुछ इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, which is GMEM डिवाइडेड बाय R। तो अगर आपका ये रिजल्ट बन गया, तो हमने स्टार्ट में एक माइनस साइन छोड़ा था
जो हमने कहा था कि हम अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फील्ड जा रहे हैं, वर्क डन नेगेटिव है, हम सारी वैल्यूज में नहीं लिखते, आखिर में लिखेंगे। तो अब यहां पे अगर मैं उस माइनस साइन को लिखूं, मेरा टोटल वर्क डन कितना बनेगा? टोटल वर्क डन will become equal to कितना बनेगा ये? GMEM divided by R था, और ये माइनस साइन मैंने वो लगाया जो मैंने स्टार्ट में छोड़ा था। और इसकी वजह क्या है? ये अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फील्ड जा रहे थे, इस वजह से हमारा वर्क डन नेगेटिव था। अब ये जो बॉडी के ऊपर हमने वर्क डन स्टोर किया, ये स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट कैलकुलेट हो गया, व्हिच इज गिवन बाय माइनस GMEM डिवाइडेड बाय R। ये आपका रिजल्ट कैलकुलेट हो गया फॉर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और इसी से हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? ये हम लिखते होते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं V के साथ। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? माइनस GMEM डिवाइडेड बाय R, और ये डिवाइडेड बाय M मैंने इधर लिख दिया ये वाला, तो ये MM से कट जाएगा। तो मेरा ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो बनेगा वो माइनस GME डिवाइडेड बाय R बनेगा, which is the idea about absolute potential and absolute potential energy। क्लियर हो गया? तो फायदा क्या हुआ? जहां पे हम यूज कर रहे थे कि आपने वर्क डन फाइंड करना है या पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है यूजिंग द फार्मूला mgh, वहां प्रॉब्लम ये आया था कि g की वैल्यू कांस्टेंट नहीं थी। उस प्रॉब्लम से इशू रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? हमने फार्मूला डिराइव कर दिया। अब वैल्यू ऑफ g कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, स्मॉल हाइट हो, लार्ज हाइट हो, हर जगह आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जनरली जब आप वैल्यू ऑफ g स्मॉल g कांस्टेंट होती है 9.81, तो उधर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड mgh यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हाइट बहुत ज्यादा हो, ग्रेविटेशनल इफेक्ट स्ट्रांग वेरिएबल हो, चेंज हो रहा हो, उस वक्त आप इस रिजल्ट को यूज करेंगे। क्लियर हो गया सबको? कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन? ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। चेक करें जरा इसे, शाबाश। टॉपिक आप लोगों ने अपने पास